अच्छा बेटा, अब आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग, जितने भी आप लोगों के पास जो जूनियर्स हैं, जो कि अभी फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल ही नए आए हैं, तो वो बराए मेहरबानी मुझसे आप लोग बेटा अटेंटिव रहिए और इंटरेक्टिव रहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मेहरबानी कीजिए। एक तो आप अगर फोकस्ड रहेंगे, अपनी फिजिकल प्रेजेंस ना रखें, उसके साथ साथ अपनी मेंटल प्रेजेंस भी रखें यहाँ पर, सही है। अगर आप मुझसे इंटरेक्टिव रहेंगे, जो मैं आप लोगों से पूछूंगा या आप मुझसे पूछेंगे, तो उसमें ज्यादा जो है वो सीखेंगे। दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आज हम बिगिनिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट डेफिनेशन, वहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात, मैं ग्रामर स्टार्ट करवाते हुए आप लोगों को स्टार्ट में, जब बिल्कुल स्टार्ट से हम लेते हैं, तो उस टाइम पर मैं आप क्या करता हूं, आप लोगों को 11 जो है वो बेसिक टर्म्स जो है वो पढ़ाता हूं, ठीक है। उन 11 बेसिक टर्म्स को पढ़ाना का मतलब ही यही होता है कि आपकी ग्रामर का जो बेस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि उन चीजों के बारे में समझना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश खुद। प्रीवियस स्टूडेंट्स, जितने भी प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट्स पढ़े हैं, वो सब पता है उनको, ठीक है। आप लोगों का साथ साथ रिवीजन होता जाएगा, सही है। अब इंग्लिश, मुझे आप लोगों में से ये बताएं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है, ठीक है। शाबाश। आप लोग मुझे बताएंगे कि इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। अब जो जिनको लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हैंड रेज करें, जिनको लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हैंड रेज करें, और जिनको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो हैंड रेज करें। मतलब सारे ही लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ये ऑलरेडी एक दो क्लासेस में मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमारी लैंग्वेज है, लेकिन उसे हम सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। लैंग्वेज है, उसे हम सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज बेसिकली बेटा दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है स्पोकन, ठीक है। फॉर्मल सीखने के लिए सबसे पहले क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, ग्रामर की। किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रामर की, ठीक है। अब ग्रामर जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे, बेसिकली ग्रामर क्या कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, ठीक है। रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज ग्रामर। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार ये चीजें समझाई है, और आप लोगों को लॉजिकली उन चीजों पर कन्विंस किया है, प्रूव करवाई है कि ग्रामर में रूल्स नाम की कोई चीज नहीं है। प्रीवियस बैचेस में हमने पढ़ा, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला कि मैंगो, अगर मैंगो को हम देखें तो मैंगो कॉमन नाउन भी है, और मैंगो, वहीं पर मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था, मैंगो मैटेरियल नाउन भी है। तो ये इस तरह से ग्रामर जो है वो चेंज होती रहती है, सही है। अब यहां पर जो हमारे पास ग्रामर है, वो ग्रामर कितनी कैटेगरीज पर डिपेंडेंट है, 5 कैटेगरीज पर। और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास ऑर्थोग्राफी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एटिमोलॉजी, ये लॉजी नहीं पढ़ना है इसको, ये वर्ड लिजी होता है। जितने भी आपके पास एलओजी वाले वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे लिजी पढ़े जाते हैं, जो है वो लॉजी नहीं पढ़े जाते। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, एटिमोलॉजी, ये सारे आपके क्या है, लिजी है। अच्छा, उसके बाद एटिमोलॉजी के बाद क्या आएगा बच्चे हमारे पास, सिंटैक्स, क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पंक्चुएशन, और उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास, प्रोसीडी। लिखते हैं इसको प्रोसीडी है, पढ़ते हैं इसको प्रोसीडी है, ठीक है।
अब ऑर्थोग्राफी बेसिकली क्या है? लेटर्स में से वर्ड्स बनाकर पढ़ना, लेटर्स में से वर्ड्स बनाना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूजेज। बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इटिमोलॉजी सॉरी अपना ऑर्थोग्राफी क्या है? एन आर्ट ऑफ मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूजेज, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूजेज। स्टैंडर्ड यूजेज के हिसाब से लेटर्स में से वर्ड्स बनाने के इल्म को क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी में क्या होता है? आपके पास लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को ज्वाइन किया जाता है, उन लेटर्स को मिलाया जाता है और उनमें से क्या बनाया जाता है? वर्ड बनाया जाता है। लेकिन वो वर्ड स्टैंडर्ड यूजेज के हिसाब से होता है। इट मींस कि वो ऑलरेडी जिस तरह से हमें बताया गया है, जिस तरह से बनाया गया है, वो वही होगा। फॉर सपोज, मिसाल के तौर पे बच्चे, हमारे पास अगर कभी एक वर्ड आता, मैंने आपको हिंदी पढ़ाया ब्रिज, ये आपने कभी जिंदगी में ना सुना होता ये लफ्ज और पहली बार आपको दिखता, ठीक है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसको कभी भी ब्रिज नहीं पढ़ते, आप इसको क्या पढ़ते? या तो ब्राइड गे पढ़ लेते, ब्राइड जी पढ़ लेते, ब्रिड गे पढ़ लेते, ठीक है? यानी ये पढ़ते, आप ब्रिज को नहीं पढ़ते। तो ये क्या है? ब्रिज हमें बताया गया है कि भाई सच टाइप ऑफ स्पेलिंग और इस तरह से अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो वर्ड इस तरह से अगर लेटर्स को असेंबल किया हुआ है तो सच काइंड ऑफ वर्ड लेटर्स जो कि इस वे में, इस मैनर में असेंबल्ड है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी और उस प्रोनाउंसिएशन से हटकर हम नहीं पढ़ सकते। प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? हमारे पास गलत हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसी पढ़ना और इसी लिखना जो लेटर्स बनाकर, लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनाया, इसको कहा गया स्टैंडर्ड यूजेज। अब इसी स्टैंडर्ड यूजेज के अकॉर्डिंग्स में जो जो भी वर्ड्स बनेंगे, उन सारे वर्ड्स के बनाने के मेथड को या उसके आर्ट को क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी में हम ये कह सकते हैं कि वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे? लेटर्स। किसके बारे में? लेटर्स के बारे में, ठीक है? लेटर बेसिकली सबसे छोटे से छोटी चीज होती है किसी लैंग्वेज में, लेकिन इससे भी छोटी चीज होती है, दैट इज नोन एज साउंड। क्या कहलाता है? साउंड। अब साउंड क्या है? हमारे पास जब भी आप लिंग्विस्टिक, जब मास्टर्स ऑफ इंग्लिश करते हैं तो एमए इंग्लिश लिटरेचर में होती है और एमए इंग्लिश लैंग्विस्टिक में होती है। जो लैंग्विस्टिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीजें पता है कि लैंग्विस्टिक में उनको जो है वो IPA पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, IPA। अब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में जो सीनियर्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि IPA में देयर आर 44 साउंड्स। ठीक है? कितने साउंड्स हैं? 44। और 44 साउंड्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज एंड दे आर कैटेगराइज्ड लाइक वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है? अब वॉवल साउंड्स वो हैं व्हिच कम फ्रॉम आवर वोकल कॉर्ड, और जो मैंने आपको बताया था वोकल कॉर्ड में से जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है कि एक तो हमारे लिप्स की मूवमेंट या तो चेंज नहीं होती या फिर लिप्स आपस में टच नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से साउंड को जो है वो के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक वॉयल साउंड्स और दूसरे कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो उसमें जो जितने भी वोकल कॉर्ड में से आवाजें आ रही थी तो उन 44 साउंड में से वो थी हमारे पास 20। कितनी थी? आप भले बेशक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊं वो सारा का सारा आप भले जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? या मैं आपको उस पर लॉजिकली जो है वो कन्विंस कर दूंगा उस चीज पर, वरना आपके पास बाकी चीजें छोड़े, मीडिया मौजूद है आपके पास, क्या? गूगल, जिसपे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिलाई ऑन गूगल। गूगल पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं स्टूडेंट्स, सही बोला ना? लेकिन जो क्या होता है, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था ना कि गूगल भी सब कुछ नहीं जानता। वहां पर भी क्या होते हैं, हमारे जैसे ही बंदे मौजूद होते हैं जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स होते हैं वहां पर, और उन आर्टिकल्स के हिसाब से ही हमें गूगल जो है वो अपने सर्च इंजन में सर्च करके जो हम वर्ड्स टाइप करते हैं उन वर्ड्स को सर्च करके हमें उसके रिजल्ट्स देता है। लेकिन हर आंसर गूगल नहीं देता।
जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि प्रीवियस बैचेस में ना स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर गूगल दो, एक बच्चा बहस करके बैठ गया, बच्चे तो बच्चे बहस करके बैठ गया कि सर नहीं जो है वो गूगल आंसर देता ही देता है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा दो। फिर मैंने उसको ट्रांसलेशन दी, आप लोगों को भी दी ना एक बार, कौन सी वाली, राम सीता की मांग में सिंदूर भरते हुए पुरजोश हो उठा, ठीक है। अब बच्चों को दिया मैंने, अब बच्चे ट्रांसलेट उसको कैसे करें, गूगल पे भी उसका आंसर, अब जब भी मांग लिखे तो मांग का मतलब वहां पर गूगल पे डिमांड आ जाए, वो तो वर्ड टू वर्ड देता है। अब यहां पर मांग का मतलब वो नहीं होता, मांग पट्टी जो बनाते हैं बालों की ये वर्ड वो था, ठीक है, तो उसकी वो मीनिंग वहां पर नहीं आई। तो मैंने कहा हर आंसर जो है वो गूगल भी नहीं देता, वहां पर भी यही लोगों के लिखे हुए आर्टिकल्स है, इतना रिलाय करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको आपके गूगल से भी रेफरेंसेस दे दूंगा और आपकी बुक्स के भी रेफरेंसेस मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे आप अपने गूगल पर ही जाकर आप सर्च करोगे ना आईपीए। आईपीए का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ठीक है, फोनेटिक, पी फॉर फोनेटिक और ए फॉर अल्फाबेट, International Phonetic Alphabet, IPA. According to this alphabet, there are 44 sounds. ठीक है, 44 फोनेटिक साउंड के लिए यूज किया जाता है, फोनेटिक वर्ड जो है वो साउंड के लिए यूज किया जाता है, और इन दिस अल्फाबेट साउंड्स आर टॉट, साउंड्स को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास देयर आर, अकॉर्डिंग टू दिस अल्फाबेट देयर आर 44 साउंड्स। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर? 44, which are categorized into two categories like vowel sounds और दूसरे consonant sounds। अब vowel sounds वो हैं which come from our vocal cord, जो कि हमारे vocal cord के में से प्रोड्यूस होते हैं, कि हमारे जो लिप्स डोंट चेंज देयर मूवमेंट, उसकी मूवमेंट नहीं चेंज होती, और उसके अलावा जो है वो या तो फिर लिप्स आपस में टच नहीं होते, लिप्स डू नॉट मीट, आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है। वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं बच्चे? 20, और 24 हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। These are sounds, these are vowel sounds and these are consonant sounds। और उसके अलावा बच्चे अब इसमें क्या होता है कि जो vowel sounds हैं उनको जब भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे आ, ई, ए, ऊ, सच टाइप ऑफ जो भी आप साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें आपके लिप्स आपस में टच नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बताया जाता है भाई बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बनाती हैं, तो इसी तरह से जब ये छोटी छोटी चीजों को आपस में जोड़ा गया तो इन सबको जोड़ने के बाद आप पहुंचे अपने लेटर्स पे, और लेटर्स आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाए तो इसके अंदर इन 44 साउंड्स में से कितने लेटर्स बना दिए गए बच्चे? 26 लेटर्स। कितने? 26 लेटर्स। अब ये 26 लेटर्स जो हैं, these 26 letters were categorized into two categories। दो कैटेगरीज में इनको भी कैटेगराइज किया गया, और वो कौन कौन सी थी? एक थे वॉवेल लेटर्स और दूसरे थे कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब वॉवेल लेटर्स जो कि वॉवेल साउंड्स में से आए हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड में से आए हैं। ये कितने थे बेटा हमारे पास? वॉवेल्स कितने थे? 5। कितने थे? 5। और ये कितने थे बेटा कॉन्सोनेंट्स? कितने थे? 21। अब आप नोट करो 44 में से 26 बने, इट मींस कि ये छोटी चीजें हैं, दीज आर स्मॉल यूनिट्स, और ये बड़े यूनिट्स हैं। ये छोटी चीजों ने मिलकर बड़े यूनिट्स बनाए, ऐसा ही हुआ है। तो बेटा लैंग्वेज में, ग्रामर में जब हम बात करते हैं लेटर की, तो सबसे छोटे से छोटी चीज लेटर नहीं है, बल्कि लेटर से भी छोटी चीज मौजूद है, दैट इज नोन एज साउंड। उसे क्या कहा जाता है? साउंड कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चे? अब 20 वॉवेल साउंड्स मिलकर उनमें से 5 वॉवेल लेटर्स बने, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स मिलके उनमें से सिर्फ 21 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स बने, बाकी सारे के सारे साउंड्स आपस में मर्ज हो गए। तो इस तरह से हम एक लेटर की अगर डेफिनेशन करना चाहें, तो आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ी होगी लेटर की डेफिनेशन। अ पीस ऑफ अल्फाबेट क्या कहलाता है? इज नोन एज लेटर, ठीक है। अ पीस ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज लेटर। आपने ये भी पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो लेटर की वो ये है, व्हेनेवर अ साउंड इज रिटन
जब कभी भी एक साउंड को लिखा जाता है नॉन एज लेटर, उसे लेटर कहा जाता है। यानी वी कैन से दैट लेटर इज अ रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। लेटर जो है वो क्या है, साउंड की रिटन फॉर्मेशन है। वेन एवर अ साउंड इज रिटन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। ठीक है, जब भी साउंड को लिखा जाता है तो वो लेटर की फॉर्म में आता है, और साउंड जो है वो लेटर से छोटा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब बच्चे हमारे पास लेटर की अगर आप डेफिनेशन करो तो डेफिनेशन बहुत सारी पड़ी है, आप लोगों को ऑलरेडी लिखवाई हुई है। दोबारा बेटा आप लोग सीनियर बैच वाले हैं जो आप ले सकते हैं सीनियर से डेफिनेशन, उनके पास भी मौजूद है। अगर कहेंगे तो मैं भी आपको अभी लिख के दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब लेटर डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था, डू नॉट रिलाय ऑन डेफिनेशंस, हम डेफिनेशंस पर रिलाय नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट के जरिए जो एरर्स आते हैं उन एरर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं डेफिनेशंस को देखकर नहीं समझी जाती। ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ाते जाएंगे, हमारी क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, तो उन क्लासेस में हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। और हर एक चीज पर लॉजिकली कन्विंस करूंगा आपको, यानी कि उस चीज को प्रूव करके उसके बाद बोलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल दूं नहीं ये मैं पढ़ा रहा हूं तो सही है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको आपके ही सवाल में आपका आंसर बताकर उसके बाद जो है वो उस आंसर को प्रूव करके दिखाऊंगा। क्लियर? बच्चे लेटर्स वाला समझ में आया? इसको आगे चलते हैं। इसी तरह से बेटा लेटर्स के बाद हम पढ़ते हैं किसको? वर्ड्स को। ठीक है, और वर्ड्स कैसे, जब लेटर्स आपस में मिले स्टैंडर्ड यूजेज के हिसाब से, फिर उनकी ओरिजिन कि कौन सा वर्ड कहां से आया, हमने पढ़े ऑलरेडी। जो है वो इंग्लिश भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को लेकर आई हुई है। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स इसमें भी मौजूद है। तो वो वर्ड्स कौन सी ओरिजिन में से आए, कौन से वर्ड कहां से आए, ठीक है, और उनका क्या क्या रोल है, वो सारा का सारा हम किसमें पढ़ते हैं बच्चे? एटिमोलॉजी में। अब एटिमोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि हम वर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, और जो वर्ड्स हैं उनकी ओरिजिन, यानी कि वो कहां से आए हैं, उनकी असलियत क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट सेंटेंसेस। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस हमारे पास कितने काइंड के होते हैं, कितने टाइप्स हैं सेंटेंसेस के। जैसे कि आप लोग जो सीनियर हैं वो तो जानते हैं, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंडीशनल है। ये सारे के सारे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, तो उनकी फॉर्म जो है वो आपको मैं बताऊंगा। सही है। और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या किया जाता है? पंक्चुएट किया जाता है। पंक्चुएशन में होता क्या है बेसिकली, कहां पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर हमें कॉमा लगाना है, कहां पर हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है, कहां पर हमें कॉलम लगाना है, कहां सेमी कॉलम लगाना है। यानी कि हम इसके अंदर एटिमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? अबाउट वर्ड्स पढ़ते हैं। और सिंटैक्स में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? अबाउट सेंटेंसेस। किसके बारे में पढ़ते हैं? सेंटेंसेस के। और पंक्चुएशन में हम पढ़ते हैं अबाउट फुल स्टॉप, कामा, सेमी कॉलन, कॉलम, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एटसेट्रा। ठीक है, कौन सी कहां पर यूज कर रही हैं। और पॉजिटिव बेसिकली बेटा क्या होता है, जब आपको ये सारी चीजें आप यहां से ऊपर से सब चीजें पढ़ लेते हो, देन आपके पास बहुत ज्यादा ग्रिप आ जाती है उस चीज पर। ठीक है, आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे का जो मरहला आता है वो उसमें आता है। ठीक है, यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। अब बेटा जो 11 चीजें, जो बेसिक 11 डेफिनेशंस हैं, 11 नहीं होती बल्कि 15 से 16 हो जाती हैं, उनके काइंड्स की भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फिर। तो उन टर्म्स को समझना जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, जो कि वेरी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लाइक द बैकबोन ऑफ योर ग्रामर। आपकी ग्रामर की बैकबोन की तरह जो है वो होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अबाउट। नंबर 1 पे मैं पढ़ाता हूं किसके बारे में? लेटर के बारे में, जो कि अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा उसका इंट्रो दिया, आईपीए का इंट्रो दिया आपको मैंने। ठीक है, लेटर के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चे? वर्ड के। उसके बाद बेटा नंबर 3, सॉरी, लेटर के बाद अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट, और ये चीज
जो कि मॉडर्न बुक्स में तो लिखी हुई है, पुरानी बुक्स में नहीं है। डूअर, सब्जेक्ट डूअर, ठीक है। और उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बचे कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं आपको इसके 3 काइंड पढ़ाऊंगा। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। और इसी तरह से जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो कॉम्प्लीमेंट में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक हम पढ़ेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां तक नोट करना है किसी ने तो कर ले, और अगर नहीं करना तो मैं इसको रेज करूं और आगे थोड़ा सा चले। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। रिस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों का, थोड़ा सा कोई बोल ही लो। हाँ, बहुत अच्छे से। आप लोग तो जो सीनियर्स हो वो तो बोलो एटलीस्ट। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, चलो जूनियर्स तो नए हैं, उनको उनके लिए तो चीजें नहीं है, लेकिन आप लोग तो बहुत सारे पढ़ के आए हैं ना। हाँ, ऐसा है कि कैमरा देख के आप लोगों को वो कहते हैं ना कि वाकई में ऐसा होता है कि कैमरा के सामने ना बोलना मतलब बहुत ज्यादा ना थोड़ा सा बंदे को हेजिटेट कर देता है। तो आप लोगों के लिए भी कहीं वो तो नहीं हो रहा है? नहीं, वो वाली बात आप भूल जाओ ना कि कैमरा लगा हुआ है, आप इस चीज को भूल जाओ। जी आपने कहा था चुप रहना। अच्छा चुप, मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने कहा था साइलेंस को मेंटेन आप सिर्फ इस वजह से करें कि कोई और आपस में बातचीत ना करें, मेरी तरफ अटेंटिव रहेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी बात करनी है, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस यू मे प्रोसीड, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर ने बोला कि खामोश रहना है, तो वो बात फिर से अच्छा था कि मैं क्लास में इसको चलाता ही नहीं, क्लास में मैं वीडियो रखता ही नहीं, उसमें वैसे ही जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता। एक होता है रिकॉर्ड और एक होता है record. हाँ, रिकॉर्ड और record. What is the difference between record and record? रिकॉर्ड और record में क्या डिफरेंस है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 2-4 बार. What is the difference between record and record? If I say Babar Azam has made many, record आएगा कि records आएगा? बच्चे सुने, रिकॉर्ड आपका वर्ब है और रिकॉर्ड आपका नाउन है। ठीक है, अगर किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इट वुड बी सेड, इट वुड बी प्रोनाउंस्ड लाइक रिकॉर्ड, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट नाउन, like I said that Babar Azam has made many records, it won't be record. ठीक है, क्या हो जाएगा? records. सही है, क्लियर हो गया? चले बच्चे, इसको नोट कर लिया, जिसने नोट करना है कर लें, जिसने पिक लेनी है पिक ले लें। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर लोग बच्चे सफाई साइलेंट मूड पे लगे हुए, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इनके साथ। थोड़ा सा बेटा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं बोल रहा यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्या कहते हैं पिस्टल लेके खड़ा हूँ कि भाई जो बोलेगा उसको मार दूंगा। हाँ बेटा, ऐसा है नहीं है ना? तो क्या बोलेंगे? कप। क्या बोलेंगे? कप। ठीक है, चले बेटा, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म। कौन सी थी? दैट इज कॉल्ड लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर की मैंने अभी आपको इतना समझाया कि whenever a sound comes in written form, that sound is known as letter.
ठीक है, या हम ये कह सकते हैं द रिटन फॉर्मेशन ऑफ अ साउंड इज नोन एज लेटर। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि लेटर से भी छोटा साउंड होता है, और साउंड होते हैं 44 विच आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें से पहली है हमारे पास वावेल्स, दूसरी है कॉन्सोनेंट्स। वावल्स आर 20, कॉन्सोनेंट्स आर 24। आफ्टर दैट दे आर सबमर्ज्ड, दे आर मर्ज्ड इनटू वन अनदर, और उसके बाद क्या होता है कि लेटर्स आर मेड, ठीक है, और फिर वो उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, 44 से गिर के वो नीचे आ जाते हैं कहां तक, 26 तक, ठीक है, 26 तक आते हैं। तो फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है फिर दोबारा दो कैटेगरीज के अंदर, और वो दो कैटेगरीज कौन सी होती हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। वॉवल्स कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले बच्चे, तो बच्चे लेटर की आप डेफिनेशन जितनी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज is known as a letter, पहली डेफिनेशन। या फिर आप ये लिख सकते हो a piece of alphabet, a piece of alphabet is known as लेटर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप एक और डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हो जो कि एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी, वो क्या है, द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड is known as, हाँ इस तरह से बच्चे इंटरेक्टिव रहे, known as letter। चलो डे पहला दिन है तो थोड़ा सा आप लोगों ने भी मुंह शक्लें बनाई हुई हैं, हाँ चले बच्चे। इसके बाद बेटा लेटर्स हमारे पास हमने कैटेगराइज किए थे अभी। ये जो पीछे बैठे हैं आप लोग, वो बच्चे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। हम चीजें सीखेंगे, समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक चीज को 10 बार ही क्यों ना रिपीट करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे बहुत अच्छे से, समझेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलें, लेटर बेटा हमारे पास मैंने अभी वहां पर आपको बताया कि दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 हमारे पास है वॉवेल्स, नंबर 2 हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। कहा जाता है कि वॉवेल्स प्रोड्यूस साउंड, वॉवेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, ठीक है। कोई भी वर्ड, नो वर्ड कैन बी मेड विदाउट अ वॉवेल। वॉवेल के बगैर कोई लफ्ज बनाया नहीं जा सकता। सिंधी और उर्दू में अगर मैं बताऊं तो ये जेर, जबर और पेश का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी एक चीज पे थोड़ा सा शफल जरूर करूंगा, थोड़ा सा जरूर आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा। कंफ्यूज होता है कि कंफ्यूज होता है बेटा देखिए मेरी बात सुने, एक्सेंट मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं कहता हूं ना मोस्टली क्लासेस के अंदर कि एक्सपीरियंस इज अ थिंग दैट रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है ना वो वाकई में मैटर करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है, एक्सेंट मैटर्स अ लॉट। एक्सेंट जो है ना वो मैटर करता है। एवरी लैंग्वेज शुड बी गिवन इट्स ओन रिस्पेक्ट, ठीक है। और रिस्पेक्ट किस तरह से दी जाएगी, उसके अंदाज में बोल के। अगर मिसाल के तौर पे यहां पर मैं फ्यूज को फ्यूज पढ़ूं, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सही है। चले बच्चे, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और उसके बाद बच्चे सेमी वॉवेल्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेमी वॉवेल्स की पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कितने होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। जो सीनियर है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको पता है बी, सी, डी, जी, डी के बाद एफ है ना, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस,
T, V, W, X, Y और Z या Z? Z भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। अब बच्चे सुने, मैंने अभी बताया कि विदाउट अ वॉवेल नो वर्ड कैन बी मेड, कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता बगैर वॉवेल के। लेकिन बच्चे हमारे पास भी हैव सम वर्ड्स, जैसे कि मैंने लिखा स्काई, मैंने लिखा फ्लाई, मैंने लिखा क्राई, मैंने लिखा शाई, मैंने लिखा ड्राई, मैंने लिखा फ्राई, ठीक है। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास वर्ड्स हैं, इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं, लेकिन आप नोट करें इनके अंदर कहीं पर भी कोई वॉवेल मौजूद नहीं है। फिर किस तरह से बने, तो बच्चे याद रखिएगा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अलावा एक और कैटेगरी है which are called semi vowel। semi का मतलब होता है half, it means sometimes they act like a vowel and sometimes they act like a consonant, ठीक है। कभी कभार ये vowel के तौर पे और कभी कभार ये consonant के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये कौन कौन से हैं बेटा? एक होता है हमारे पास कौन से W और दूसरा है हमारे पास Y। अब बात समझने वाली ये है कि कहां पर ये एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं और कहां पर ये एज अ वॉवेल आते हैं। Whenever, जब कभी they come in the beginning of the sentence, they are written in the beginning of the sentence, they act like a consonant, वो consonant के तौर पे काम करते हैं। समझ में आ गई बात? But whenever they are written in the middle of a word or in the last of a word, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या करते हैं? They act like a vowel। तो यहां पर बच्चे Y आपका लास्ट में मौजूद है, so that's why it is acting like a vowel, और इसी वजह से it has made the word, ठीक है, इसने ये वर्ड बनाया है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो बच्चे अब इंशाल्लाह कल हम हमारी क्लास में इस चीज पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अल्फाबेट क्या है और अल्फाबेट के बाद वर्ड क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा क्लास लंबी जरूर होती जाएगी हमारी, लेकिन बेसिक इंशाल्लाह आपकी बहुत स्ट्रांग करके आफ्टर दैट वी विल एंटर इनटू द टेंसेस। टेंस में बेटा ये बात ध्यान में रख लो, आप अगर कंपेटिटिव की बात कर रहे हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं कंपेटिटिव को, तो वहां पर ये वाली चीजें जो आप लोग बुनियाद में पहले बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैट्रिक तक, कौन सी ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, तो इस तरह की ये रट्टाफिकेशन से अब भागो। अब ये रट्टाफिकेशन आप लोगों को मैं तो अव्वल यहां पर नहीं करने दूंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूछूंगा, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आप लोगों में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है बच्चे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं कल को, ठीक है बेटा।